हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। पंजाब के इतिहास को हम लोग देखें, पंजाब के इतिहास को हम लोग पलट के देखें तो उसमें एक शब्द मिलता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि काफ़ी चर्चित रहा है पंजाब के इतिहास में। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल पुग चुके हैं, तो एक बार फिर से हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जान लेना आवश्यक है। एक बार फिर से हमें जानने का मौका मिला ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो जानने के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि खालिस्तान आंदोलन के इतिहास के बारे में, खालिस्तान आंदोलन के पृष्ठभूमि के इतिहास बारे में, क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो खालिस्तान आंदोलन से ही संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि खालिस्तान आंदोलन के पृष्ठभूमि के बारे में, इतिहास के बारे में। उसके बाद से देखेंगे कि ये जो आंदोलन था, खालिस्तान आंदोलन था, ये हिंसक कैसे हो गया अचानक, मतलब कि जो आंदोलन ये था ये हिंसक रूप कैसे लेने लगा धीरे धीरे। और उसके बाद से देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के विषय में। जब ये आंदोलन हिंसक होने लगा तो उसके बाद ऑपरेशन जो ब्लू स्टार का संचालन किया गया, तब इसके बारे में देखेंगे कि इस ऑपरेशन के तहत क्या किया गया। उसके बाद से देखेंगे ऑपरेशन जब खत्म हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के घटना को भी देखेंगे। और अंत में एक प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीलिम्स से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं खालिस्तान आंदोलन के इतिहास के बारे में। देखिए, खालिस्तान आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि जो है ये आज़ादी के समय से ही तैयार हो रही थी। बात है 1947 जब विभाजन का समय था। तो जब भारत पाकिस्तान विभाजन का समय था, बंटवारा का जब समय था, तभी से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। हुआ क्या था उस समय, बंटवारा के समय जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने से कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी थी, क्योंकि जो भारत के नागरिक थे, अब चूँकि रेलवे लाइन जो होती है वो भारत से पाकिस्तान में भी गई थी और पाकिस्तान से जो रेलवे लाइन है वो भारत में भी आई थी। या फिर बस यात्री जो सड़क के माध्यम से जाते थे, बस यात्री बैठ कर जाते थे या फिर ट्रेन में जाते थे, पाकिस्तान में जाते तो थे लेकिन वापस कभी आ नहीं पाते थे। रेलवे मार्ग के द्वारा जाए या फिर बस के माध्यम से सड़क मार्ग के द्वारा जाए, यहाँ से जाते थे वहाँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में उनको पकड़ के मार दिया जाता था। या फिर पाकिस्तान के अगर नागरिक आते थे तो भारत में पकड़ लिया जाता था। तो ऐसे में हुआ क्या कि इन दोनों देशों को लेकर के, दोनों देशों के बंटवारों को लेकर के, चूँकि ये पहले से ही चाहता था पाकिस्तान कि हम एक अलग देश बने, तो इसी बंटवारा को लेकर के जो है हिंसा फैलाने लगा। भारत के यात्री जब जाते थे पाकिस्तान में तो वहीं पे पकड़ के उनको मार दिया जाता था। तो इससे बहुत सारे लोगों की जो है लाखों लोगों की मौत हमें देखने को मिली। लाखों लोगों की मौत हमें देखने को मिली सिर्फ बंटवारा के कारण। बंटवारा नहीं किया गया था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है अपना बंटवारा करवाने के लिए भारत के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो भारत पाकिस्तान के जो है बंटवारा कर दिया गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा पंजाब राज्य पर, क्योंकि अभी जो हम देखते हैं भारत में जो छोटा सा पंजाब है, क्योंकि उस समय के जब देखें, जब 1947 के समय का पंजाब देखें तो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी था। चलिए इसे हम लोग मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पंजाब आज़ादी के समय का।
देखिए यहाँ पे जो काला काला चिन्ह है, ये वाला हिस्सा जो है ये है भारत का, जो अभी वर्तमान में भारत में पड़ता है, और ये वाला हिस्सा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो उसमें जब भारत के यात्री जो पाकिस्तान में जाते थे, जो मारे जाते थे, उन यात्रियों में सबसे अधिक संख्या जो है पंजाब के ही रहते थे लोग। सबसे अधिक करीब तकरीबन देखा जाए आंकड़ा तो उस समय के टोटल कुल लोग 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से 5 से 8 लाख लोग सिर्फ पंजाब के ही थे। यानी कि देखा जाए तो पंजाब को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था उस समय। 20 लाख लोगों में 5 से 8 लाख लोग सिर्फ पंजाब के ही थे। अब इससे हुआ क्या कि जो पंजाब था, अब पंजाब भी बंटवारा अलग विभाजन की मांग करने लगा, क्योंकि इतना दर्दनाक घटना देखने के बाद कोई भी राज्य मांग करेगा, तो ये भी अपने विभाजन की मांग करने लगा। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्या क्या हुआ। चलिए, अब इससे हुआ क्या, जब बंटवारा हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तब इसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। ज़्यादातर जो नुकसान है हमने देखा कि पंजाब को उठाना पड़ा था। अब इससे हुआ क्या कि यहाँ के जो लोग थे, ये बहुत सारे लोग यहाँ से अपने घर बार छोड़कर इन्हें भारत में विस्थापित होना पड़ा। अब चूँकि यहाँ से भागने पड़ा, क्योंकि जो वहाँ पे पंजाब में जो हिंदू लोग बस रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम राष्ट्र देश है, तो यहाँ पे जो हिंदू लोग थे उनको भी मारा जा रहा था बहुत। तो इस तरह इन्हें अपने घर बार छोड़कर भारत में आने लगे। अब घर बार छोड़ने के कारण इन्हें काफ़ी पीड़ित भी हुए, काफ़ी इन्हें दुख भी पहुंचा कि इन्हें अपने घर बार छोड़कर, सिर्फ विभाजन के कारण इन्हें अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा। तो इस तरह जो पंजाब में सिख समुदाय जो रहती थी, सिख जाति के लोग जो रह रहे थे, सिखों में असंतोष की भावना धीरे धीरे जागृत होने लगी। यानी कि जो खालिस्तान आंदोलन में जो सिखों ने हिंसक रूप लिया, यहीं से शुरू हो चुकी थी उसकी पृष्ठभूमि। यहीं से सिखों में धीरे धीरे असंतोष की भावना जागृत होने लगी थी, और इसके बाद से सिखों में होने लगी और मांग ये भी अब विभाजन करने लगे कि जो पंजाब में जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको अलग राज्य के रूप में, और पंजाबी बोलने वाले जो हैं उनको अलग राज्य के रूप में गठित किया जाए। यहाँ के लोगों में भी जो अपनी विभाजन की मांग है वो करना शुरू कर दिए। इसके बाद से हुआ क्या, 1900 अकाली दल होती थी इसमें पंजाब में। देखिए तो पंजाब में एक अकाली दल हुआ करता था। पंजाब में एक अकाली दल था, अकाली दल। इसने 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था जब, आयोग की स्थापना हुई थी, तब उस समय पंजाबी और गैर पंजाबी और गैर पंजाबी राज्यों की विभाजन की मांग की जाने लगी। गैर पंजाबी कहने का मतलब, पंजाबी कहने का मतलब कि जो लोग पंजाबी भाषा बोलते थे, और गैर पंजाबी कहने का मतलब पंजाबी से हटकर हिंदी हो गए, पारसी हो गए, पंजाबी के अलावा कोई भी भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए अलग राज्य, और पंजाबी भाषा बोलने के लिए अलग राज्य का निर्माण का गठन करने की मांग करने लगे। यहाँ के जो सिख समूह, अकाली दल जो कि एक सिखों का समूह था, ये मांग करने लगे, क्योंकि 1953 में जो है भाषा के आधार पर ही राज्य बनाए जाते थे। हमने देखा कि जो आंध्र प्रदेश है 1953 में, इसे ही पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। तो इसलिए यहाँ के भी जो लोग थे पंजाब में, जो अकाली दल था, अकाली दल भी मांग करने लगा
कि पंजाबी भाषी जो लोग हैं उनके लिए अलग राज्य और गैर पंजाबी भाषी जो लोग हैं उनके लिए अलग राज्य का गठन किया जाए। अब इससे हुआ क्या कि इसके लिए इन्होंने अकाली दल ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिन्हें पंजाब सूबा आंदोलन, सूबा मतलब होता है राज्य, आंदोलन पंजाब सूबा आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया। पंजाब को एक अलग राज्य बनाने के मतलब पंजाब को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो है पंजाब सूबा आंदोलन शुरू कर दिया गया। अब इससे सरकारों पर देखा जाए तो जो सिख समुदाय थी, अकाली दल, ये सरकार के लिए सिरदर्द बनने लगी सरकार ने इससे सुलझने के लिए अंततः इसने 1966 में जो सरकार है, यहाँ की सरकार जो थी केंद्रीय सरकार, इसने 1966 में पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966, यानी कि 1966 में एक अधिनियम लाया गया, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसके तहत पंजाब जो कि अकाली दल चाहती थी कि पंजाब राज्य का विभाजन हो, इसके लिए जो है पंजाब को विभाजित कर दिया गया 2 हिस्सों में। चलिए उसके बारे में जानते हैं कि विभाजन 2 हिस्सों में हुआ, किस किस हिस्से में हुआ उसके बारे में भी देख लें। देखिए इसमें हुआ क्या कि जो पंजाब था, जो कि अभी हमने देखा मानचित्र के माध्यम से कि कुछ इधर था, कुछ इधर था, तो इधर का पंजाब तो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान लेकर चला गया। बाकी का जो पंजाब था, ये जो बाकी का पंजाब था, इसका विभाजन किया जाएगा। तो इधर का हिस्सा जो था इसको तोड़कर हरियाणा बना दिया गया, हरियाणा राज्य बना दिया गया, जो कि यहाँ पे मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहने लगे। मुख्य रूप से हिंदी बोलने वाले जो लोग थे, क्योंकि पंजाब में जो अकाली दल थे यही चाहती थी, वहाँ के जो सिख समुदाय थे यही चाहती थी कि भाषा के आधार पर ही विभाजन हो। तो हरियाणा के रूप में एक निकला राज्य जहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे, और इधर का हिस्सा जो है, नीचे का हिस्सा, ये बना दिया गया पंजाब राज्य, जहाँ पर मुख्य रूप से पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे। और ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपर का जो पहाड़ी इलाका था, ये दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को। चलिए अब आप लोग को लग रहा होगा कि जो अकाली दल ने जो मांग किया था कि पंजाब का विभाजन किया जाए, तो पंजाब का विभाजन हो ही गया। अब इसके बाद आंदोलन जरूर शांत हो गया होगा, लेकिन नहीं, यहीं से जो है मुख्य आंदोलन की शुरुआत हुई, यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। ये नहीं कि पंजाब की विभाजन की मांग किए थे लोग तो जो विभाजन होने के बाद शांत हुए, नहीं, इसके बाद से और भी इसके बाद से आंदोलन तो और ही उग्र होने लगा था। देखते हैं उसके आगे की कहानी। विभाजन जब हो गया तो उसके आगे की कहानी देखते हैं कि क्या हुआ था। पहले देख ले कि इसके बाद की जो समस्या, मतलब कि इसके बाद की जो आंदोलन की समस्या थी वो क्या क्या थी, आंदोलन के जो कारण थे क्या क्या थे। पहली बात तो जो पंजाब और हरियाणा को बनाया गया, तो इन दोनों की राजधानी एक ही जगह स्थापित कर दी गई, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है दोनों की, पंजाब की भी और हरियाणा, दोनों की राजधानी एक ही जगह स्थापित कर दी गई, चंडीगढ़। दूसरा कारण था कि कुछ सिख बहुल्य थे जो कि हरियाणा में भी थे, यानी कि सिख समुदाय के कुछ लोग थे जिनकी जो संख्या, बहुसंख्यक जो सिख समुदाय थे जो हरियाणा के हिस्सों में बसे हुए थे, जो सिख समुदाय थे, सिख समुदाय ये हरियाणा के हिस्सों में बसे हुए थे। इससे समस्या हुआ क्या कि चूँकि तो पंजाब में रहने वाले थे
पंजाब बांटा गया था सिखों के लिए और हरियाणा बांटा गया जो कि हिंदी बोल रहे थे। तो इसमें जो सिख समुदाय की भी बड़ा मतलब बहुसंख्यक उपस्थित थे हरियाणा में और पंजाब में भी थे। तो इसे भी समस्या देखने को मिली हमें कि जब पंजाब में विभाजन किया ही गया था तो हरियाणा में भी ये लोग थे। तो कहीं ना कहीं अगर पंजाब में आंदोलन होता तो हरियाणा में भी मतलब कि इन्हें और भी आसानी होती क्योंकि इनके समुदाय जाकर हरियाणा में बस चुकी थी। तो पहली बात तो चंडीगढ़ राजधानी बनाई गई दोनों राज्यों की। उसके बाद से हुआ क्या कि पहले से ही लेकर के पंजाब और हरियाणा, यहाँ से नदी गुजरती है, पंजाब और हरियाणा में जल बंटवारे को लेकर के पहले से ही विवाद था। हरियाणा और पंजाब में पहले से ही जल बंटवारे को लेकर के विवाद था। ऊपर से जब चंडीगढ़ एक ही क्षेत्र की राजधानी बना दी गई तो ये कहेगा कि मतलब मतलब पंजाब राज्य को हरियाणा राज्य से जलन होता था, ईर्ष्या थी, और हरियाणा को पंजाब से। अब भले दोनों राज्यों की एक ही राजधानी रखने में भी मुश्किल थी, काफ़ी कठिनाई थी। तो इन सभी घटनाओं के कारण हुआ क्या कि जो अकाली दल है, अकाली दल पंजाब में एक जगह पड़ता है अनंतपुर साहिब। तो अकाली दल जो था जो कि सिखों का समुदाय था, तो इस अकाली दल ने अनंतपुर साहिब में एक बैठक बुलाई। अनंतपुर साहिब में जो है एक बैठक बुलाई और इस बैठक में जो है पंजाब राज्य की स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। पहले तो मांग की गई कि पंजाब राज्य का विभाजन किया जाए, और विभाजन के बाद इन सब घटनाओं को लेकर के, जल बंटवारे की समस्या को लेकर के एक ही राजधानी हो जाने के कारण यहाँ के अकाली दल जो थी बैठक बुलाई अनंतपुर साहिब में और यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि पंजाब को स्वायत्तता दी जाए। यानी कि इन्होंने स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। अब इसी बीच जो है स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। इसी बीच अकाली दल के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आएंगे भिंडरेवाला कहने का मतलब जनरल, पूरा नाम था उनका जनरल सिंह भिंडरेवाला। इसी के बीच आएंगे ये, जो कि काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति के इंसान थे। इन्होंने ही सिखों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखते हैं इसके आगे की बात, ये आंदोलन हिंसक हुआ कैसे। चलिए इसके आगे देखिए तो कांग्रेस सरकार, मतलब कि जो भिंडरेवाला की जब उदय हुआ तो उसके बाद से हुआ क्या कि 1975 ईस्वी में, जानते हैं ये हमारे इतिहास में काफ़ी फेमस वर्ष रहा है। इस समय हुआ क्या कि पूरे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इन्होंने 1975 में पूरे देश में जो है आपातकाल लागू कर दी थी। आपातकाल लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी जो थी इन्होंने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल ज़्यादा दिन तक चला नहीं, 1977 में ही ख़त्म हो गया। क्योंकि 1977 में जब चुनाव हुए, क्योंकि 1975 में बहुत सारे नागरिकों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इससे हुआ क्या कि ज़्यादा दिन तक चला नहीं आपातकाल। 1977 में ही जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी की सरकार जो है ख़त्म हो गई, इनके ख़त्म हो गए। 1977 में फिर से एक गैर कांग्रेसी दल की स्थापना हुई, जनता दल।
लेकिन जनता दल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। फिर पुनः दोबारा से 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार खड़ी हुई। इंदिरा गांधी की सरकार का अस्तित्व फिर से एक बार आया, वहाँ पे इन्होंने जीत लिया। लेकिन देखा पूरे भारत में तो जीता इन्होंने, मतलब अधिकांश हिस्सों में, लेकिन यहाँ पे जो पंजाब था, पंजाब में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं जीत पाई। इंदिरा गांधी की जो सरकार है पंजाब इलाके में नहीं जीत पाई, क्योंकि पंजाब में ही आपातकाल के दौरान भी पंजाब के लोगों को काफ़ी समस्या उठानी पड़ी थी। और पंजाब में जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम अभी मैंने बताया, जनरल सिंह भिंडरावाला, जनरल सिंह भिंडरावाला, ये यहाँ पे खड़े हुए और इनको ही यहाँ का नेता बनाया गया। यानी कि जो सिख समुदाय थे, सिख समुदाय के लोगों ने इन्हें जनरल सिंह भिंडरावाला को यहाँ का नेता बनाया। इंदिरा गांधी यहाँ से हार गई, पंजाब राज्य से नहीं जीत पाई। पंजाब राज्य से जो इंदिरा गांधी है उनको हार का सामना करना पड़ा और नए चेहरे के रूप में जनरल सिंह भिंडरावाला का उदय हुआ। अब चूँकि पहले से ही ये जो है यहाँ पे हिंसक आंदोलन हमें देखने को मिले, अब चूँकि ये जो व्यक्ति थे ये हिंसक प्रवृत्ति के ही थे, तो इनके नेतृत्व में जब ये यहाँ पे नए चेहरे के रूप में उभर कर आए तो इनके नेतृत्व में आंदोलन और भी हिंसक होने लगे, यानी कि हिंसक आंदोलन की शुरुआत होने लगी। हिंसक आंदोलन की शुरुआत होने लगी। हिंसक आंदोलन की शुरुआत इसलिए क्योंकि जो पंजाब राज्य था अब यह खालिस्तान की मांग करने लगा। खालिस्तान हम मानचित्र के माध्यम से देखें तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो पीला वाला इलाका है ये दिखाई दे रहा होगा, ये पीला वाला इलाका ही है खालिस्तान। तो जो अकाली दल के जो नेता के रूप में उभर कर आया जो भिंडरावाला, जनरल सिंह भिंडरावाला, उन्होंने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया खालिस्तान की मांग को लेकर के। इस आंदोलन में हुआ लाखों लोगों की मौत हुई। इस आंदोलन में हमें लाखों लोगों की मौत देखने को मिली। चलिए, तो देखा हमने जो खालिस्तान की मांग को लेकर के, खालिस्तान जो क्षेत्र था भारत का, जैसे भारत जो है तो भारत का ये जो इलाका था इस पर का खालिस्तान की मांग को लेकर के जो जनरल सिंह भिंडरावाला थे, जनरल सिंह भिंडरावाला, इन्होंने हिंसक आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। हिंसक आंदोलन में बहुत सारे लोगों की, लाखों कम से कम सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किए जाने लगे। जनरल सिंह भिंडरावाला के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का जो कत्लेआम, खुलेआम जो है कत्ल किए जाने लगे। इसमें कत्लेआम जो किए जाने लगे, लोगों को मारने जाने लगा। इसमें दो घटनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही, उसको भी देखते हैं उस घटना को। इसमें दो घटनाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही। एक घटना जो थी बस घटना, एक घटना थी बस घटना। जब बस में बहुत सारे यात्री बैठकर जा रहे थे तो उस बस को घेर लिया गया। वहाँ पर जाते ही, पंजाब में जाते ही बस को घेर लिया गया और उसमें जितने भी हिंदू समुदाय के लोग थे, यानी सिख समुदाय को छोड़कर अन्य जितने भी समुदाय के लोग थे, उनको घेर करके उनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऐसे में सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया गया इसमें। और दूसरा घटना था अमृतसर के पास, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण
मंदिर है, इसके मतलब यहाँ के जो DIG होते हैं, स्वर्ण मंदिर में जो है DIG हत्याकांड, यानी कि यहाँ के DIG में जो रहने वाले थे, जो सैनिक जो थे लोग, उनको भी मारा जाने लगा, ख़त्म किया जाने लगा। तो ये घटना यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में हमें देखने को मिली लोगों की मौत, और बस घटना में भी हमें काफ़ी लोगों की मौत देखने को मिली। इसके बाद से देखा जाए, अब चूँकि आंदोलन जो है काफ़ी ही हिंसक हो चुका था, अब इस समय ज़रूरत थी कि सरकार कोई जो है ऑपरेशन शुरू करे, यानी कि इस आंदोलन को रोकने के लिए कुछ करे। तो इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब हम जान लेते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। अब देख लेते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार यही था जो भिंडरावाला जो थे, भिंडरावाला उनके द्वारा चलाए गए हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए, इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, जब भिंडरावाला का उदय हुआ, अब चूँकि हिंसक प्रवृत्ति के थे ही, इस ऑपरेशन की पीछे की कुछ समय पीछे की कहानी देख लें। तो जब भिंडरावाला का उदय हुआ, यानी कि जब भिंडरावाला जब आए उनके नेतृत्व में, तब इन्होंने स्वर्ण मंदिर की परिसर में, स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, स्वर्ण मंदिर के परिसर में काफ़ी मात्रा में जो है हथियार, गोला बारूद जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। देखिए, स्वर्ण मंदिर जो कि एक पूजा स्थल है, यहाँ पे हथियार गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे भिंडरावाला। सुरक्षा के लिए कई रणनीतिक रूप से बंदूकें भी थी, मतलब बंदूकें भी तैनात की गई थी। रणनीतिक रूप से कहने का मतलब कि इन्होंने एक तरह से स्ट्रेटजी तैयार की थी, इन्होंने तैयार करके रखी थी। रणनीति के तहत इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति भी तैयार की थी, यानी सैनिकों को अपने तैनात किया था, बंदूकों को तैनात कर रखा था कि अगर भारतीय सेना इन पर हमला करती है तो कैसे ये अपना सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। सभी की एक रणनीति तैयार करके रखी हुई थी। इनके पास सबसे बड़ी बात, तो इनके पास, अब चूँकि सैनिकों से ये जीतते कैसे, तो इनके पास एक रिटायर्ड मेजर थे, उनका नाम था मेजर जनरल शाहबेग। इनका नाम था मेजर जनरल शाहबेग। चूँकि ये कमांडो से मेजर थे, सैनिकों के मेजर थे, यहाँ से ये रिटायर हुए थे। तो इन्होंने भी मिल करके इन लोगों के हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो सिख समुदाय के यानी भिंडरावाला के समर्थन में जो व्यक्ति थे, उनको जो है सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। सैनिक प्रशिक्षण लड़ने के लिए जो है शिक्षित करना शुरू कर दिया था, प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। कौन? जो ये थे मेजर जनरल शाहबेग, इन्होंने जो सैनिक थे उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था लड़ने के लिए कि कैसे लड़ा जाता है। और इसी प्रशिक्षण का फ़ायदा उठाकर 15 दिसंबर 1983 को एक स्थल जो कि सिख समुदाय के लिए काफ़ी प्रमुख स्थल माना जाता है, नाम था उसका अकाल तख्त पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अकाली दल जो थी, इन्होंने जो अकाल तख्त है उस पर मतलब हमला करके 15 दिसंबर 1983 को आक्रमण कर लिया, मतलब कि कब्जा कर लिया यहाँ पे अकाल तख्त पर। और अंततः ऑपरेशन, अब इससे क्या हुआ कि इनकी जो हिंसक प्रवृत्तियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ने लगी, चारों तरफ ये आंदोलन करते गए, हिंसा बढ़ाते गए अपने। तो इससे सरकार रोकने के लिए अब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू की। अंततः सरकार ने
1 जून 1984 को 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लागू कर दी। पंजाब में जो है कर्फ्यू लागू कर दी। पंजाब में 1 जून 1984 को जो यहाँ की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, इसने यहाँ पे कर्फ्यू पहले लागू की और उसके बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई 5 जून 1984 से। 5 जून 1984 को अब सेना एवं उग्रवादी जो कि अकाली दल के थे, जो सिख समुदाय के जो उग्रवादी थे, उनमें और सेना थी उनमें और जो उग्रवादी जो थे, उग्रवादियों में जो है जंग छिड़ गई, लड़ाई होनी शुरू हो गई सेना में और उग्रवादियों में। चूँकि उग्रवादी देखे तो अंदर ही अंदर ये काफ़ी हमने देखा कि जो अमृतसर है उसके परिसर में बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, मशीन गन, बंदूकें, बहुत अनेक प्रकार की हथियारें, अनेक प्रकार के मजबूत विशाल हथियारें ये अंदर ही अंदर संचित कर रहे थे। इसका अंदाज़ा जो है भारतीय सेना को था नहीं। भारतीय सेना इससे लड़ी गई तो कई बहुत सारी संख्याओं में भारतीय सेना को चित कर दिया गया, भारतीय सेना मरने लगी। अब इससे हुआ क्या कि तब जा कर के सेना द्वारा टैंक को उतारा गया। टैंक की हमारी जो सबसे शक्तिशाली जो आर्मी होती है टैंक, उसको उतारा गया और इनको रोकने के लिए इनको बुलाया गया और हमला जो है करवाया गया। इसी हमला में जो इसके नेतृत्व कर रहे थे भिंडरेवाला, जनरल सिंह भिंडरेवाला, इनकी इसी हमला के दौरान जब टैंक उतारकर हमारे भारत की जो सेना थी टैंक उतारकर जब हमला करने लगी इन पर, तो इसी हमले के दौरान भिंडरेवाला की मौत हो गई। और इसी के साथ अब चूँकि नेतृत्व करने वाले ही खत्म हो गए तो इसी आंदोलन के साथ, इसी की मृत्यु के साथ आंदोलन जो है ख़त्म हो गया। अब चूँकि अकाल तख्त जो था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है सिख समुदाय के लिए, उसको काफ़ी नुकसान माना गया, मतलब नुकसान हुआ कि पूजा करने वाले स्थल पर इतने सारे खून खराबा देखने को मिली। इससे जो पूजा स्थल जो थी अकाल तख्त, इसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा अकाल तख्त को। इसी के साथ जो है आंदोलन खत्म हुई और भिंडरेवाला की मौत हो गई और ऑपरेशन खत्म हो गया। ऑपरेशन खत्म तो हो ही गया था। अब चूँकि हमारी जो सेना वो मजबूत पड़ गई, इसलिए उग्रवादियों को शांत करने में सफल रही। लेकिन उग्रवादी तो हमारे सेना के सामने नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर देखा जाए तो अंदर ही अंदर अभी भी जो विरोध की भावना अभी भी थी। इसी का परिणाम जो है हमें, मतलब देखिए पहले आंकड़ा निकाले अगर कि इस आंदोलन के बाद हुआ क्या कि टोटल 554 उग्रवादियों की मौत हुई। जो उग्रवादी थे इसमें टोटल 554 लोग मरे और हमारी जो सेना थी इसमें टोटल 83 लोगों की जान जा चुकी थी। मतलब कि जो सिख समुदाय की तरफ से जो उग्रवादी थे उनमें 554 लोगों की मौत हुई और यहाँ पे जो हमारी सेना थी उनमें से 83। देख रहे हैं कि इनके उग्रवादी इनमें जो स्ट्रेटजी जो तैयार किए थे उसके तहत इन्होंने हमला किया तो 83 हमारी जो 83 सेना थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है, उसको ख़त्म कर दी गई। ये मामूली इंसान है तो 554, लेकिन ये सेना होते हुए भी 83 सेना को मार गिराया उन्होंने। उसके बाद से हुआ क्या कि जो नाराज़गी थी, मतलब कि जो सिख समुदाय थे, चूँकि सिख समुदाय की मांग को पूरी की नहीं गई और ऊपर से इन पर हमला करके इतने लोगों को मार करके इनको शांत भी करा दिया गया था, तो इनके बीच एक नाराज़गी भी थी। इसी का जो नुकसान, हमें सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को हमें सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला जब जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी,
इनकी मौत जो है, इनके 2 बॉडीगार्ड जो कि दोनों ही सिख संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे, जो कि दोनों सिख समुदाय के ही थे। इसका सबसे बड़ा हमें घाटा देखने को मिला, सबसे बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला 31 अक्टूबर 1984 को, जब 2 सिख समुदाय के ही थे, जो 2 बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, उनके द्वारा ही इंदिरा गांधी को ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया। इस आंदोलन से हमें प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको खोना पड़ा, नाराज़गी के चलते उनको मार दिया गया। इसे दंगे की शुरुआत हुई थी। फिर जब इंदिरा गांधी की मौत हुई, अब देखा गया कि सिख समुदाय की है, तो फिर से जो आंदोलन है वो शुरुआत हुई। आंदोलन तो कभी ख़त्म हुई नहीं, जब ये मजबूत होते थे तब ये आंदोलन करते थे, जब मजबूत होते थे तब आंदोलन कर देते थे। तो इससे जब इनको मार दिया गया इंदिरा गांधी को, अब चूँकि प्रधानमंत्री को मारना इतना आसान तो बात तो है नहीं, तो फिर से सिख समुदाय के विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ और 8 से 17,000 लोगों की मौत फिर से हुई। यानी लोगों की लाशों की ढेर लग रही थी। प्रत्येक 2 साल, 4 साल, 5 साल पर आंदोलन हो ही जाते थे और इनमें करोड़ों के, लाखों के, हज़ारों की संख्या में जो है लोग जो है मरते जा रहे थे। तो ये थी आंदोलन की बात की घटना। देखा हमने खालिस्तान आंदोलन के बारे में, किस प्रकार जो खालिस्तान की मांग को लेकर के कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद हमेशा आंदोलन होती ही थी और इसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जो है लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। अब इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि प्रीलिम्स से संबंधित है। चलिए इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा जो राज्य है, पंजाब और हरियाणा का विभाजन कब, किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1966 और ऑप्शन डी है 1984। आशा है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो में, मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस तथ्य के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। मिलते हैं जल्दी अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।